अच्छा जी, देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कह रहे हैं द हाइट अबव द अर्थ सरफेस एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस इज। तो इसको देखो न्यूमेरिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कह रहे हैं जी की वैल्यू हम एक ऐसी हाइट पे जा चुके हैं जहाँ पे अर्थ के मुकाबले में उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी रह गई है, हमारे पास हाफ रह गई है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखें आपके पास स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि कैपिटल जी एम ई से कैपिटल जी एम ई हमारे पास कैंसिल हो गया। अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूँ इसको तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास टू आर ई स्क्वायर के। ठीक है, अब चूंकि मुझे स्क्वायरिंग खत्म करनी है तो मैं रूट लगा दूंगा दोनों साइड्स पे। ये हो जाएगा हमारे पास आर ई प्लस एच और ये बन जाएगा अंडर रूट टू आर ई, क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों साइड्स की कैंसिल हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, एच की। तो एच की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमें अंडर रूट टू आर ई में से माइनस करना पड़ेगा आर ई को। अब यहाँ पे जो आर ई की वैल्यू हमारे पास है, आर ई की जो वैल्यू होती है ये कॉन्स्टेंट होती है विच इज रेडियस ऑफ अर्थ, और ये बराबर होती है हमारे पास 6.4 एक्सपोनेंट 6 के। ठीक है, जब आप माइनस करोगे इसमें से आ रही तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6.4 एक्सपोनेंट 6। अब चूंकि अगर हम एनईडी की प्रैक्टिस के लिए बैठे हुए हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर को यूज करना अलाउ है। हम सिंपली कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। अब इसका जो हमारे पास आंसर निकल के आता है वो आंसर हमारे पास निकल के आता है 264960। ठीक है जी, ये आता है हमारे पास मीटर्स के अंदर। अब इसके अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इसको अगर मैं आंसर्स में देखता हूँ तो सारे के सारे किलोमीटर्स में गिवन है। जब किलोमीटर्स में गिवन है तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बच जाता है वो हो जाता है 2649.6 किलोमीटर्स। ठीक है, तो मेरे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 132 ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं इन सब में से, ए fictitious फोर्स सॉरी, बी यूनिवर्सल फोर्स, सी पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और डी ड्रैगन फोर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो कि दुनिया में मौजूद, बल्कि दुनिया तो नहीं कहना चाहिए हम लोगों को, यूनिवर्स में मौजूद हर मैटर के दरमियान है। ठीक है, जितने भी मैटर्स हमारे पास इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, चाहे वो 1 नैनोग्राम के हों, चाहे वो 1 मेगाग्राम के हों, ठीक है, जितने छोटे से छोटे क्यों ना हो, बड़े से बड़े क्यों ना हो, उन तमाम के अंदर, उन तमाम के दरमियान क्या करती है, एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या काम करती है, हर मैटर को दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी। 133 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड बाय। अब देखो ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो कि बच्चे सवाल में करके आ जाते हैं। वी ऑल नो कि ये जो कैपिटल जी है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोगों ने जिस वाहिद टॉपिक के अंदर स्टडी किया हुआ है वो है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, अब न्यूटन का लॉ जरूर था वो, लेकिन उस न्यूटन के लॉ के अंदर जो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है कैपिटल जी की, आपके पास ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली हमारे पास सबसे पहले जिस बंदे ने निकाली थी दैट वाज कैवेंडिश। तो यहाँ पे ये बात याद रखने की है हमारे पास कि जी की वैल्यू किसने फाइंड आउट की हुई है, कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड, दिस इज नॉट बॉन्ड दिस इज बैंड। ये वैलेंस बैंड के ऊपर जो एनर्जी बैंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो कहलाता है क्या है, एंड इट कैन बी डैश। ठीक हो गया। देखो आपके पास अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बैंड थ्योरी को डिस्कस करें, ये जो क्वेश्चन है ये जिस टॉपिक से रिलेटेड है दैट इज नोन एज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स ये कहती है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर एक्चुअली आपके पास उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं हमारे पास वैलेंस बैंड में। अब वैलेंस बैंड के ऊपर हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है कंडक्शन बैंड। नॉर्मली जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पाए जाते हैं वो सारे के सारे या ज्यादातर हमारे पास पाए जाते हैं वैलेंस बैंड के अंदर। इन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, आपके पास कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी बैंड जो कि वैलेंस बैंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है वो कहलाता तो है कंडक्शन बैंड। अगर वो कंडक्शन बैंड कहलाता है तो सी और डी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकते, ए या बी हो सकता है। और कंडक्शन बैंड कभी हमारे पास फिल होता है, कभी हमारे पास खाली होता है। नॉर्मली वो खाली होता है, फिर जब हम लोग एनर्जी देते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को तो वो जंप करके हमारे पास कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। जिसका मतलब हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कंडक्शन बैंड, जो कि खाली भी हो सकता है, थोड़ा सा भरा हुआ भी हो सकता है हमारे पास। भरेगा कैसे, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए होंगे। 135
कह रहे दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने जिस टॉपिक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है वो है आपके पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमारे पास एक पॉस्टुलेट है उसका। वो पॉस्टुलेट ये कहता है आपके पास, वो पॉस्टुलेट सिंपली हमारे पास ये डिफाइन करता है कि आपके पास जितने भी शेल्स होते हैं एक एटम के अंदर, वो कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ वहाँ एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, उनमें मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई के। यानी कि फर्स्ट शेल कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे ये 1h/2 पाई के बराबर आ जाएगा। सेकंड शेल कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे ये 2h/2 पाई के बराबर आएगा। तो nth शेल कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, nh/2 पाई के। जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास अकॉर्डिंग टू बोहर बन जाता है nh/2 पाई। 136 कह रहे हैं the ionization energy of electron sorry the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy required to remove an electron from second orbit is। देखो वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमें देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, अगर सेकंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का, तो उसको ऑब्वियस सी बात है आप कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करोगे ताकि ये एब्जॉर्ब करे और पूरे एटम को छोड़ के चले जाए। तो इस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, which is 13.6 divided by n square। तो यहाँ पे जो n होता है दैट इज द नंबर ऑफ शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग। तो n जो है हमारे पास वो सवाल में खुद इन्होंने बता दिया दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 4, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास ऑप्शन बच के आ जाएगा ऑप्शन सी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 137 they are asking choose the region of the spectrum which would be used to determine the structure of a crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर निकालने का जो तरीका था वो सबसे पहले हमारे पास जिस बंदे ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स, दैट वाज ब्रैग। ब्रैग ने अपने लॉ में क्या चीज करी थी, ब्रैग ने ये कहा था कि अगर आपने बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ऑब्वियसली बात है सारे क्रिस्टल लेटिसेस हमारे पास बहुत छोटे साइजेस के होते हैं, हम लोग नॉर्मली उनको देख भी नहीं सकते, लेकिन उनको हम किस तरह से फिर कैरेक्टराइज करेंगे कि यार ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं एक्सरेज। क्यों? क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटी होती है। एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो नॉर्मली हमारे पास इस ऑर्डर की होती है 0.01 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक। जब इतनी छोटी वेवलेंथ होती है तो वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जाके डायफ्रैक्ट हो जाती है, और उस डायफ्रैक्शन से फिर हम पता लगाते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो हम लोग क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को यूज फाइंड करने के लिए रेज यूज करेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करेंगे वो कहलाती है एक्सरे। 138 138 में कहते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज हाफ्ड एंड द प्रेशर इज डबल्ड, ठीक है, देन व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बी। अब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इन सबको अगर हम लोग आपस में लिंक करते हुए चलें तो जो फॉर्मूला इन सबको लिंक करता है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, और फॉर्मूला बनता है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ से वॉल्यूम के ऊपर बात की जा रही है, तो नॉर्मली मैंने आपके पास लेट से अभी एक गैस उठाई जिसका वॉल्यूम बराबर है nRT ओवर P के। अब मैं क्या करता हूँ, इसी गैस के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करता हूँ। क्या छेड़छाड़ करता हूँ मुझे नहीं पता, देखते हैं। वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, R तो पैदाइशी कांस्टेंट है, बचा T। T के बारे में सवाल क्या कह रहा है, टेम्परेचर को हाफ कर दो पहले से। ठीक है, कर देता हूँ। तो पहले के मुकाबले में मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। और फिर प्रेशर के बारे में क्या कह रहा है, प्रेशर को डबल कर दो। तो प्रेशर को मैंने सिंपली क्या कर दिया, आपके पास डबल कर दिया। तो जैसे ही हमारे पास ये प्रेशर डबल हो जाता है, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास nRT डिवाइडेड बाय 4P। जिसका मतलब आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम जो था nRT ओवर P, उसके मुकाबले में हमारा जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स कम हो चुका है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास। यहाँ जो ऑप्शन बन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, डिक्रीज 4-fold। Next question is asking if pressure of a gas is reduced to half and temperature is doubled, its volume becomes। तो देखो भाई, अगर एक गैस की बात हो रही है तो गैस के लिए सबसे पहले तो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों का जिक्र हो रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने जब ये गैस को पिक किया तो इस वक्त इस गैस का वॉल्यूम था लेट से बराबर nRT ओवर P के। उन्होंने कहा थोड़ी छेड़छाड़ करो, छेड़छाड़ की, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम हो गया V डैश, लेकिन वो छेड़छाड़ थी क्या, N और R के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। कह रहे टेम्परेचर को क्या करो, टेम्परेचर को डबल कर दो। सही है, मैंने कर दिया टेम्परेचर को डबल पहले के मुकाबले में। और प्रेशर को क्या करो, प्रेशर को हाफ कर दो। सही है, मैंने प्रेशर को भी हाफ कर दिया पहले से। अब ये 2 ऊपर जाके ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 4।
अंदर बच जाएंगे हमारे पास nRT ओवर P विच वॉज एक्चुअली इक्वल टू आवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके पास V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 4V, जिसका मतलब मेरी वॉल्यूम पहले के मुकाबले में 4 गुना बढ़ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम ऑप्शन डी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे कह रहा है व्हेन एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट। अगर कह रहे हैं सिर्फ इस कंडीशन को रखते हुए चलें, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होता है सिर्फ एक कंडीशन में, और वो कंडीशन हमें एक्सप्लेन करी थी बॉयल्स ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट ओनली इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को नहीं छेड़ना है बस हमने यहाँ पे, तब तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब आपके पास क्या कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, भाई टेम्परेचर को नहीं छेड़ते तब जाके ये कांस्टेंट बनती है वैल्यू, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा रिमेन सेम। 141 कह रहा है इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस देयर इज नो। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या नहीं होता। आइसोबैरिक प्रोसेस में भाई बहुत सिंपल है, ये जो वर्ड है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक एक्चुअली हमारे पास एक इस तरह से भी समझा जा सकता है। आइसो वर्ड का मतलब होता है हमारे पास सेम, बार जो वर्ड है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। तो इसका मतलब हमारे पास आइसोबैरिक प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें नो चेंज इन प्रेशर अकर कर रहा है आपके पास। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, चेंज इन प्रेशर। 142 कह रहे हैं व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पीवी डायग्राम जो होती है उस वो किसी भी तरह की डायग्राम क्यों ना बनाई हुई हो आपने, वो पीवी डायग्राम हमारे पास लेट से कि आइसोबैरिक प्रोसेस की हो, आइसोकोरिक की हो, आइसोथर्मल की हो या एडियाबैटिक की हो, किसी भी प्रोसेस की डायग्राम क्यों ना हो हमारे पास, वो पीवी डायग्राम आपके पास स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, वो पीवी डायग्राम हमारे पास कर्व भी बन सकती है, वॉट एवर दैट डायग्राम इज। उसके नीचे का जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया निकालने से एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप पीवी का प्रोडक्ट निकाल रहे हो, और ये जो पी डेल्टा वी का प्रोडक्ट होता है हमारे पास ये बराबर होता है वर्क डन के, कि कोई भी गैस कितना वर्क कर रही है इन दैट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो एक्चुअली ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये हमारे पास बराबर आ जाता है किसके, फिर वर्क डन के। 143 यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम लोग फॉर्मूले वाइज देखते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है मास ओवर वॉल्यूम, और इसका मतलब क्या होता है कि कितनी जगह में कितना मास घुसा हुआ है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह में कितनी भारी अपनी वजन रख सकता है सिंपली। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट अगर डेंस है तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेंस है, इट इज डेंस ऑल ओवर इटसेल्फ। ठीक है, हाँ, तो डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे भी देख लेते हैं, कोई और तो क्वांटिटी नहीं देती इन्होंने कहीं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डायरेक्टेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक तो छोटा और डायरेक्टेड मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में, एक सिंगल लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जिसका मतलब इसमें भी डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेट इज अ फोर्स, और वेट जो है वो हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट भी हमारे पास क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ले दे के आंसर क्या बचता है हमारे पास, डेंसिटी। 144 इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, देखो सबसे पहले कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई फोर्स कोई सी भी हो, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उसकी डायरेक्शन अगर हम अर्थ पे रहते हुए बात करते हैं तो वो होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये तो डायरेक्टेड है, इसका मतलब ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई हमारे पास। ठीक है, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी एक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या कहलाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स है। टॉर्क, टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेट एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन हमेशा कौन होती है, डाउनवर्ड्स, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यानी कि अगर आप देखो ये चारों चीजें हमारे पास एक फोर्स है। फोर्स की किस्में हैं कोई सी भी, फोर्स चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, तमाम फोर्सेस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है विच मेक्स देम अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। 145 पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनलेस कौन कौन सी होती हैं, जिनको आप एम एल और टी की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, मास लेंथ और टाइम की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, वो होती हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को थोड़ा सा खोल के लिख लें,
तो एम ए ओवर एरिया मास इंटू एक्सेलरेशन ओवर एरिया। सर मास आ गया, ये तो डायमेंशनलेस नहीं हो सकती। मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी। अच्छा सिर्फ मास नहीं है, और भी चीजें हैं, एक्सेलरेशन के अंदर स्पीड भी है, टाइम भी है, और भी चीजें आई जाती है हमारे पास घूम फिर के, और एरिया के अंदर लेंथ भी आ जाती है। तो सब चीजें ही आ गई सर हमारे पास। एरिया हम पहले भी देख सकते थे कि आ चुका था। तो एम एल टी आ रहा है कुछ ना कुछ, यानी कि ये तो डायमेंशनलेस नहीं है। मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी। एम वी, एम क्या है, के जी, मास आ गया, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड, दोनों चीजें आ गई, एल भी आ गया, लेंथ यानी कि टाइम भी आ गया हमारे पास। तो ये भी हमारे पास डायमेंशनलेस नहीं है। तो ए और बी दोनों कट गए। सी है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है, अगेन फिर वही वाली बात, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम के अंदर डिफाइन हो रही है चीज। तो फिर तो आपके पास इस तरह से ये पावर भी क्या हो जाएगी, एमएलटी में डिफाइन हो सकती है। एंगल, एंगल है थीटा। थीटा का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। थीटा एक्चुअली क्या होती है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, एक रे से दूसरी रे तक जाते हुए जो रोटेशन मैं कवर कर रहा हूँ, इसे हम लोग कहते हैं थीटा। तो थीटा का कोई यूनिट जो है वो ना मास, लेंथ और टाइम तीनों की टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एंगल जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर कभी आप किसी सवाल में डिग्री या रेडियन भी लिखा हुआ देख लो, तो डिग्री और रेडियन ये दोनों जो हैं, जो कि एंगल के यूनिट कंसिडर किए जाते हैं, ये दोनों भी हमारे पास क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। 146, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। बहुत कॉमनली मिस्टेकन क्वेश्चन है ये। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस नाम में देखते हैं ईयर लिखा हुआ है और ईयर समझ के लिखा देते हैं टाइम, इवन तो इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर एक्चुअली क्या है, देखो हमें ये बात मालूम है कि यूनिवर्स के अंदर सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है, लाइट है। ठीक है, जो कि सन से आ रही है, किसी स्टार से आ रही है हमारे पास। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चीज क्या है हमारे पास, लाइट है। अब लाइट कितनी फास्ट है, लाइट एक सेकंड में 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स कवर कर लेती है भाई। तो ये स्पीड है लाइट की आपके पास, 300 मिलियंस मीटर्स कवर कर रही है आपके पास एक सेकंड में, विच इज अ वेरी ह्यूज स्पीड। अब लाइट इतनी तेज, इसको अगर एक सेकंड में, अगर मैं कहता हूँ एक सेकंड में भाई ये कितना कवर कर रही है, तो आपने बोला भाई एक सेकंड में कवर कर रही है 3 एक्सपोनेंट 8। तो सर एक मिनट में कितना करेगी, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से। सर तो फिर एक घंटे में कितना करेगी, एक और 60 मल्टीप्लाई कर दो। तो सर फिर ये आपके पास एक दिन में कितना करेगी, इसको एक और 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर। तो फिर सर ये एक साल में कितना करेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 से। ये जो पूरा हिस्सा निकल के आएगा, इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता चलेगा लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है जी, तो लाइट का जो एक साल में डिस्टेंस कवर होता है वो कहलाता है हमारे पास लाइट ईयर, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का भी यूनिट हमारे पास माना जाता है। और हमारे पास यूनिवर्स के अंदर जितने भी डिस्टेंसेस हैं, जो कि प्लैनेट्स के दरमियान हो गए या फिर हमारी गैलेक्सीज के दरमियान हो गए, उनको फिर हम मीटर और किलोमीटर में यूज करने के बजाय लाइट ईयर्स में यूज करते हैं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, डिस्टेंस। 147 पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। देखो साइंस के अंदर आपके पास जो ऐसा ही सिस्टम है यूनिट्स का, उसने डिफाइन कर दिए यूनिट्स। उसने जब डिफाइन करे तो उसने बोला भाई बेसिक यूनिट्स ना ये सिर्फ चंद हैं, जिनको मैं बोल देता हूँ बस वो, उनके अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे सब इस इन्हीं बेसिक यूनिट्स में से मिलके बनेंगे। अब ये बेसिक यूनिट्स हैं कौन कौन से, एक होता है हमारे पास किलोग्राम, जो कि मास को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास आ जाता है मीटर, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। देन हमारे पास है सेकंड, जो कि रिप्रेजेंट करता है टाइम को। फिर हमारे पास चौथे पे हम जाते हैं तो आता है एम्पेयर, एम्पेयर रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ करंट को। फिर हमारे पास आता है मोल्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। 6 पे हमारे पास आता है केल्विन, जो कि रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। और 7 पे हमारे पास आता है कैंडेला, जो कि रिप्रेजेंट करता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। तो ये है सिर्फ और सिर्फ 7 बेसिक। अच्छा बेसिक बोलो फंडामेंटल बोलो, दे बोथ मीन द सेम थिंग। बेसिक या फंडामेंटल ऐसा यूनिट सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं। इनके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल नहीं है, वो डिराइव्ड हैं, वो इन फंडामेंटल से ही मिलके बने होंगे। तो आप ढूंढ लो, जो आपको ऑड वन आउट लग रहा है दैट इज ऑप्शन सी, न्यूटन। तो न्यूटन क्या है सर फिर, भाई न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। थोड़ा सोचना, फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखें तीन तीन ऐसा यूनिट से मिलके बन रहा है ये तो हमारे पास, जिसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। 148 कह रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये पड़ा हुआ, ठीक है, एक वेक्टर है हमारे पास बी, वो ये रहा।
सही है। अब अगर मैं ए वेक्टर के नीचे यहाँ पे एक टॉर्च ला के रख दूं, फॉर एग्जाम्पल एक टॉर्च ला के रख दूं, तो क्या होगा कि इस टॉर्च की वजह से ए का शेडो जाके बी पे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में, एक परपेंडिकुलर, इस तरह से हमारे पास उसी डायरेक्शन में, 3D डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, जिसमें मैंने टॉर्च रखी है। तो ये जो हमारे पास हिस्सा आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअली ए का शेडो बन रहा है, किसके ऊपर? बी के ऊपर। ये जो ए का शेडो बन रहा है ना बी के ऊपर, ये वाला हिस्सा, इस शेडो को हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और ये फिर रिप्रेजेंट की जाती है आपके पास ए विद अ सबस्क्रिप्ट बी, क्योंकि ये ए की प्रोजेक्शन है ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है बेटा, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम ऑप्शन ए। 149 कह रहे हैं, अच्छा जी, एक मैथमेटिकल सिचुएशन दे दी है हम लोगों को जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों का काम है। तो सबसे पहले तो अपने जहन में ये दोनों फॉर्मूलाज रख लो कि अगर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसका साइन। सिमिलरली अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसका तो आंसर ही एक मैग्नीट्यूड निकलता है हमेशा। इसके मैग्नीट्यूड्स में आते हैं पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस। तो अब आओ जरा मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं जरा इस इक्वेशन को, सॉरी एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है। कह रहे हैं ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालो, मैग्नीट्यूड का, वो निकालते हैं। तो वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए डॉट बी का भी स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा आप इनको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास बहुत ही बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप आप लोग बहुत ही छोटे ही एज यानी कि 9 मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड वी ऑल नो इट कि भाई ये बराबर होता है 1 के। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या बच के आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसकी वजह से मुझे पता चला कि भाई यहाँ जो करेक्ट तरीन ऑप्शन बन रहा है दैट इज ओनली ऑप्शन ए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 150 में एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये रहा वो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब ये हुआ कि भाई ये रहा वो ऑब्जेक्ट, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ के आगे पहुंच जाता है यहाँ से यहाँ तक, सही है, कहीं भी चला गया वो स्ट्रेट लाइन में। और जो फोर्स हमने लगाई उस फोर्स की वैल्यू बता दी इन्होंने, ये फोर्स हमारे पास आ गई 4i प्लस जे प्लस का 3k, ठीक है। क्या कह रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन निकाल के दिखाओ, ठीक है निकालते हैं। सर वर्क डन का जो फॉर्मूला हम लोगों को याद आता है अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स से, वो हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट दो चीजों का, किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अब सवाल ये, फोर्स तो गिवन है सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन, तो अगर नहीं गिवन तो हमारे अच्छे भी नहीं निकाल सकते वर्क, तो फिर यहाँ से तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा फिर? डी, इनफ डेटा ही नहीं गिवन है हमारे पास इस सवाल में। 151 कह रहे हैं 151 में आपके पास टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 6। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स बता दिए आपको a और b के, और पूछ क्या रहे हैं आप सब इस सवाल में? ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हमने आपको बता दिए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आओ निकालते हैं। देखो दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। और ये बात हमें याद होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें दो वेक्टर्स जो हैं मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर देते हैं वो कहलाता है कि स्केलर क्वांटिटी। आओ जरा इसमें वैल्यूज पुट करें। ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 4, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6, और कॉस थीटा क्या लगाएं सर? इतनी बड़ी बड़ी चीज गिवन है कि भाई ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो कॉस की जगह क्या लग जाएगा हमारे पास? 0। तो cos 0 बराबर होता है 1 के, 4 6 होता है 24। तो आंसर हमारे पास ले देखिए क्या आ गया? ऑप्शन सी विच इज 24। 152 कह रहे हैं विच सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव व्हेन टू वेक्टर्स आर। स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? आओ चेक करते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। देखो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, अगर हम देखें थोड़ा सा, तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए डॉट बी बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। तो अब आपके पास इन दोनों वेक्टर्स के बारे में ये नहीं कहा कि ये दोनों नेगेटिव हैं, हाँ इनके दरमियान जो एंगल है उनकी कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। आओ जरा उनकी कंडीशंस देखते हैं। पहले में कह रहे हैं कि आपके पास पैरेलल होंगे, पैरेलल का मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और cos 0 बराबर होता है 1 के, पॉजिटिव 1।
जिसका मतलब यहाँ से तो आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये तो कट गया। नॉर्मल, नॉर्मल में नॉर्मली हमारे पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है और cos ऑफ 90 बराबर होता है 0 के, तो यहाँ से भी आंसर नेगेटिव नहीं हो रहा। सी में करें एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के आमने सामने जरूर हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाने लग जाएंगे, 180 डिग्री। और cos ऑफ 180 डिग्री जब आप निकालते हो तो cos ऑफ 180 डिग्री बराबर आता है -1 के, जिसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आंसर पहुंच गया, अप्रोच कर लिया हमने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, एंटी पैरेलल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एंटी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/2 विल कॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन टू चेंज बाय। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, ये हम लोगों को समझाया था कूलम भाई ने। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। कूलम लॉ ने ये बात का समझाई कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है वो एक्चुअली आपके पास बराबर होती है के, जो कि कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, इन दोनों के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द दोनों चार्जेस के दरमियान फासला कितना है। अब इन्होंने क्या कहा, कह रहे डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/2। अभी जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चार्जेस थे उनके दरमियान फोर्स थी ये, अब वो फोर्स ये नहीं रही, अब वो फोर्स हो गई लेट से एफ डैश। क्यों? क्योंकि हमने कुछ इनके अंदर चेंज किया है। क्या चेंज किया है? Q1 को चेंज नहीं किया, Q2 को चेंज नहीं किया, हाँ हमने R को हाफ कर दिया और उस पर तो लगा होता है स्क्वायर। जब आपने R को हाफ किया इसके बाद ये जो स्क्वायर है अपॉन में आपके पास ये 4 बनेगा 2 का, और ये ऊपर चले जाएगा सबसे टॉप पे, नीचे रह जाएगा R स्क्वायर। जिससे मुझे क्या पता चला, सर ये तो ओरिजिनल फोर्स थी हमारी, पहले भी तो यही थी। तो अब हमारी जो फोर्स आई नहीं वो एक्चुअली पहले के मुकाबले में कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, विच विल मेक इट 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए 4 टाइम्स। 154, 154 में कह रहे हैं फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड -1 कूलम, यानी कि मेरे पास दो चार्जेस हैं मान लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक हमारे पास है नेगेटिव। एक है 2 कूलम का जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव है वो है -1 कूलम का। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हम लोगों को गिवन है, वो डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और वो डिस्टेंस है हमारे पास 1 मीटर। और इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है वो भी बता दिया इन्होंने, एयर, यानी कि कुछ भी नहीं, एक तरीके से कुछ नहीं होता तो हवा ही होती है हमारे पास। अब बताओ फोर्स कितनी लगेगी। इस फोर्स को, जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, इसको कैरेक्टराइज करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ से। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज के, कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 Q2 दोनों चार्जेस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं। के की वैल्यू हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें Q1 जो कि पहला चार्ज है, पहले चार्ज की जो वैल्यू है हमारे पास वो इन्होंने दे दी 2 कूलम, वो भी पॉजिटिव के साथ। दूसरे की आ गई -1, ठीक हो गया। डिवाइड किससे करना है इसको उठा के हम लोगों ने, R से। R है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें कुछ ज्यादा खास मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें, माइनस और 9 2 से कितने हो जाएंगे हमारे पास 18 एक्सपोनेंट 9, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन टू बी सी। अच्छा जी, 155, 155 इज सेइंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रुका हुआ है। तो यहाँ पे छोटा सा अपने जहन में बेटा ये कॉन्सेप्ट बिठाना, कोई से भी चार्ज जो होते हैं आपके पास, कोई से भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एक चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक तो लाजमी एग्जिबिट करता है कि वो आपके पास दूसरे चार्ज को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या उसको क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। यानी कि अगर सेम नेचर का चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो रिपेल करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ रखा और दूसरा तुम्हें बोला अपने घर पे उठा के रख लो, और ये दोनों चार्जेस अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? नहीं सर, इतना दूर है, ये कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसका मतलब इनको एक दूसरे की रेंज में भी तो होना चाहिए। उस रेंज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जगह जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज रुका हुआ हो, चाहे भाग रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, दोनों केसेस में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर यही चार्ज मूव करने लग जाएगा तो ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी साथ साथ क्या करने लग जाएगी, ऑसिलेट, और उसकी वजह से उसके अराउंड
एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलरली जनरेट होती है। खैर डायग्राम तो मेरी बहुत ही खराब बनी है, बट अगर चार्जेस रुके हुए हैं, हम लोगों ने जो सेंस लेनी है जो इस सवाल से, अगर चार्जेस रुके हुए हैं तो रुके हुए चार्जेस के दरमियान सिर्फ एक फील्ड एग्जिस्ट करती है और वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मूव करते हुए चार्ज के दरमियान दो फील्ड्स एग्जिस्ट करने लग जाती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। चूंकि हमारे सवाल में चार्ज रेस्ट पे था, तो सिर्फ कौन सी फील्ड एग्जिस्ट करेगी, हमारे पास ऑप्शन बी, ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड। 156 पूछ रहे हैं कूलम्स लॉ इज एम्प्लॉयड इन। कूलम्स लॉ किस में काम आता है? भाई कूलम्स लॉ ने हमें ये सिखाया था, उसने वो ये बोला था कि जब दो चार्जेस होते हैं आपके पास, चाहे वो कोई से भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी आपके पास दो चार्जेस होते हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। भाई कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये वो चार्जेस जो कि पॉइंट चार्जेस हैं, जो रुके हुए एक जगह पे, अगर ये रुके हुए हैं तो इसका मतलब वी आर एक्चुअली स्टडीइंग इन दिस टॉपिक अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। तो इफ चार्जेस आर एट रेस्ट, तो दे विल wholly go into the branch of electrostatics। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो कूलम्स लॉ एक्चुअली आपके पास सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 157 कह रहे हैं इफ टू चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय टू टाइम्स देन फोर्स। तो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है भाई, वो आपके पास कैरेक्टराइज की जाती है कूलम्स लॉ से। कूलम लॉ ये कहता है कि भाई दो चार्जेस होंगे Q1 और Q2, उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो बराबर होगी K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब मैंने कहा भाई अभी जो मेरे पास चार्जेस थे वो ये दोनों थे, ठीक है। अगले केस में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अब आप क्या करो, इन चार्जेस को दुगना कर दो। इफ दीज टू चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय टू टाइम्स, आओ करके देखते हैं कि फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला चार्ज भी क्या हो गया, दुगना हो गया अपने इसके मुकाबले में। दूसरा चार्ज भी क्या हो गया, दुगना हो गया। फर डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। टू और टू हो गए फोर। बाकी जो हमारे पास वेरिएबल्स बच गए वो आ गए के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, विच वाज एक्चुअली इक्वल टू आर ओरिजिनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम चार्जेस को डबल कर दोगे तो हमारी फोर्स जो है वो चार गुना बढ़ जाएगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज फोर टाइम्स। 158 पूछ रहे हैं द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट बीम्स दैट द पाथ डिफरेंस शुड बी। आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? देखो इंटरफेरेंस की एक कंडीशन है हमारे पास कि भाई दोनों वेव्स जो कि इंटरफेयर करने जा रही हैं, आपके पास उनके दरमियान इंटरफेरेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास पाथ डिफरेंस होना लाजमी है। आओ जरा इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देख लेते हैं कि कितना पाथ डिफरेंस होना लाजमी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन अगर हम सोचें तो वो डेफिनेशन हमारे पास हमसे कहती है कि अगर दो वेव्स कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज हो कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आ जाए और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर आ जाए, तो ऐसे केस में इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो एडअप हो जाता है और ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आप देखो, इन दोनों वेव्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, विच मीन्स के इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस हो गया वो है ही नहीं कुछ भी, कोई पाथ का फर्क ही नहीं आ रहा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, जीरो। ठीक हो गया। अगर ये पाथ डिफरेंस हमारे पास जीरो है, ठीक है, तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। क्या जरूरी है कि पहले क्रस्ट के ऊपर ही लाया कर रहा हो सकता है कि हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बने कि दूसरे क्रस्ट के ऊपर आपके पास क्रस्ट आके लाया कर जाए और ट्रफ आके लाया कर जाए। अब ऐसे केस में अगर हम देखते हैं तो पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर जाता है, यहाँ पे पहली वेव ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, सेकंड यहाँ पे आई है। अब सेकंड और फर्स्ट वेव के दरमियान जो खास फासला खाली रह गया या जो फर्क आ रहा है हमारे पास इनके पाथ्स के दरमियान, वो आपके पास आ रहा है इतना, which is known as the length of a wave और wavelength lambda। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा। एक और कंडीशन भी बन सकती है, हो सकता है कि हमारे पास दूसरे क्रस्ट से भी ना हो रही हो, तीसरे क्रस्ट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। अगर तीसरे क्रस्ट पे हो रही होगी तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितने बन जाएंगे, तकरीबन 2 लैम्डा के बराबर, क्योंकि दो क्रस्ट के बाद जाके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम एक कंडीशन बनाना स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल इस जीरो को अगर मैं लिख दूं भाई ये जीरो लैम्डा है, इस लैम्डा को मैं लिख दूं ये 1 लैम्डा है, तो आप देखते जाओ ना यार, पाथ डिफरेंस या तो 0 लैम्डा आ रहा है या 1 लैम्डा आ रहा है या 2 लैम्डा आ रहा है। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की जो जनरल कंडीशन होती है वो होती है m लैम्डा, जहाँ पे m
आपके पास कोई सा भी होल नंबर हो सकता है, m कुड बी 0, 1, 2 और सो ऑन। तो अब बताएं कि आंसर क्या बना। तो यहां से हमारे पास आंसर बन जाता है फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, नहीं लैम्डा बाय 2 सर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यस सिर्फ लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है जी, ना ही ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ना ही इवन इंटीग्रल मल्टीपल। चले जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 159, 159 में कह रहे हैं द इंटरफेरेंस फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन, अकॉर्डिंग टू यंग जो आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही थी उनकी जो थिकनेस होती है हमारे पास, उनकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस आपके पास कहलाती है फ्रिंज स्पेसिंग, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हमने फ्रिंज स्पेसिंग को बकायदा ड्राइव किया था कि वो किसके बराबर आती है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास बराबर आती है लैम्डा एल ओवर डी, जिसमें डेल्टा वाई तो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रिंज स्पेसिंग को, ठीक है, डेल्टा वाई तो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है फ्रिंज स्पेसिंग को। ये जो लैम्डा है ये तो तकरीबन सभी जानते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास वेवलेंथ को। एल जो है ये कहलाता है लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ठीक है, और उसके अलावा ये जो डी है ये कहलाता है हमारे पास बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, सॉरी, ठीक है, सिर्फ जो दोनों स्लिट्स हैं वो एक दूसरे से कितना दूर है। अब आप देख लो कि इन तीनों में से जो चीज मेंशन होगी उसको हम आंसर मान लेंगे। इन तीनों में से वेवलेंथ मेंशन है, सर ये आंसर आ गया। बी सर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्सेज भी गिवन है, कोहेरेंट सोर्सेज हम स्लिट्स को कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सी सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज भी गिवन है। सर तीनों चीजें तो आ गई, तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे फिर हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि स्लिट्स या सोर्सेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज कंसिडर्ड एज डी। 160, 160 में कह रहे हैं हमारे पास द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स इज रिवर्स्ड बिकॉज ऑफ, ऐसा क्या होता है थिन फिल्म्स के अंदर जिसकी वजह से कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस रिवर्स हो सकती हैं। देखिए ये बात याद रखिएगा कि आपके पास थिन फिल्म्स के अंदर जो कंडीशंस होती है इंटरफेरेंस की, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होती है एम लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए होती है हमारे पास एम प्लस हाफ लैम्डा, बट ये होती है नॉर्मल वेव्स, नॉर्मल सिनेरियोज में। अगर हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से आ जाए कि थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है तो उसमें हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। ये जो एम लैम्डा है ये चला जाता है डिस्ट्रक्टिव के लिए, सही है, और ये जो एम प्लस हाफ लैम्डा है ये चला जाता है कंस्ट्रक्टिव के लिए। और इसका जो होल रीजन है ये सब कुछ होने का वो है हमारे पास फेज रिवर्सल। चूंकि दोनों वेव्स जो कि इंटरफेयर कर रही होती हैं आपके पास वो दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन पे होती हैं, इसलिए इसकी फेज रिवर्सल होने की वजह से जो इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो भी हमारे पास रिवर्ट हो जाती हैं, ठीक है जी।